नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एसिड बेस सॉल्ट का दूसरा वीडियो लेके आ गया हूँ। और पहले वीडियो में मैंने जो भी पढ़ाया उसको आप मुझे उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ लिए होंगे। और इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या बताऊंगा, तो जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका कि रिएक्शन ऑफ बेसेज। तो ऐसा है कि जैसे हम लोग जो उस वीडियो में देखे रिएक्शन ऑफ एसिड्स, तो ये क्या है कि एसिड का जो रिएक्शन है वो क्या है, थोड़ा जनरलाइज है। मतलब अगर एक जैसे आप पढ़ लिए तो वो लगभग सब पे लागू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एसिड जो है जैसे मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये लगभग सारे मेटल के साथ रिएक्ट कर लेता है ना। लेकिन बेसेज के साथ क्या है कि ये जनरली ऐसा इसके साथ मतलब नहीं है कि ये सबके साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन जो भी इसका रिएक्शन है वो अलग है, डिफरेंट है, और वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन विथ मेटल में हम देख रहे हैं कि जिंक और एल्युमिनियम का एग्जांपल है। आपकी बुक में केवल जिंक का ही दिया हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल एल्युमिनियम का भी दे रहा हूँ। तो इसमें ये जो बेस है ये रिएक्ट करता है तो ये इम्पॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम जिंकेट बनाता है, सोडियम जिंकेट। तो देखिए ये एक ही रिएक्शन है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम जिंकेट Na2Zn2। और एल्युमिनियम जो है NOH से रिएक्ट करता है वाटर के प्रेजेंस में, तो ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, है ना। तो ये मैं मतलब ये है कि ये दो मेटल रिएक्ट किए और बाकी जो है मेटल वो रिएक्ट नहीं करता है। तो आपके बुक में तो ये एक ही एग्जांपल है, लेकिन मैं यहाँ एक्स्ट्रा दिया हूँ तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि जिंक के साथ ये रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जैसे जो भी आपके बुक में रिएक्शन दिया हुआ है वो 100% इम्पोर्टेंट है। बाकी आप एक्स्ट्रा कहीं से भी पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं, चाहे यहाँ जो मैं एग्जांपल दिया तो ये केवल आपको समझाने के लिए है एक्स्ट्रा। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा वही इम्पोर्टेंट है और उसको जानना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम ये देख लिए कि बेस जो है मेटल से रिएक्ट करता है। अगर कोई बोलेगा कि रिएक्ट करता है तो हाँ करता है, लेकिन सभी मेटल के साथ नहीं। तो ये जनरली ये दो मेटल का एग्जांपल है और मेनली रूप से इसी दो से रिएक्ट करता है। रिएक्शन विद, यहाँ बेसिस लिखा गया, बेस ही रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्शन विद एसिड्स। तो ये रिएक्शन हम एसिड में भी देख लिए हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं कहते हैं। ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, ये रिएक्ट करके फॉर्म करता है सॉल्ट और वाटर। तो ये जैसा एसिड के साथ है वैसा बेस के साथ भी है। जितना आप रिएक्ट करा सकते हैं उतना करा सकते हैं। H2SO4 के साथ भी रिएक्ट करता है, यानी हर बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, आपको सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ H2SO4 है, यहाँ NOH है, तो ये प्रोडक्ट में बनाएगा Na2SO4 एंड प्लस H2O। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आप एसिड में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ये आपको यहाँ पे रिवीजन के रूप में हो गया। नेक्स्ट यहाँ है रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो देखिए मैं उसमें आपको बताया था कि एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि देखिए मेटल ऑक्साइड यहाँ पे बिहेव कर रहा है बेस के लिए, इसलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेटल का ऑक्साइड एसिड है या बेस, तो आपको बोलना होगा कि ये बेस है। तो उसी तरीका से नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है वो बिहेव करता है एसिड की तरह। जैसे ये बेस हो गया और CO2 जो हो गया यहाँ पे ये एसिड हो गया, तो अब ये प्रोडक्ट बनाया कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O। ये रिएक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं और मैंने बताया था कि इसको कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल भी कहते हैं, और ये जो हम लोग दीवार में वॉशिंग करते हैं तो उसमें ये रिएक्शन यूज होता है। तो ये दो इसमें चमक मैं उसमें बताया था कि 2 to 3 डेज ये लेता है और इसमें शाइनिंग जो है ये सरफेस बना लेता है। ठीक है, तो ये हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बिहेव कैसा किया एसिड के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो ऑक्साइड के बारे में आपको जानने के लिए मिला। एक मेटल ऑक्साइड, तो वो क्या हो जाता है, वो किस तरीका का होता है, वो बेस होता है।
और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो बिहेव करता है कैसा, एसिड का। तो नॉन मेटल ऑक्साइड में Cu2 को आप याद रखिएगा। और बाकी जितने भी मेटल के बारे में जो बात हुआ है, जैसे ज़रूरी नहीं कि आप इसको मतलब पूरा ही जाने, लेकिन जो जो आपको बुक में आते गया, जैसे देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यानी ये सब जानिए कि ये क्या है, ये नॉन मेटल है। अब यहाँ पे जैसे कार्बन ही यूज हो तो आप कार्बन को ही फिलहाल जानिए कि ये आपको नॉन मेटल, आपके लिए उतना ही काफ़ी है। लेकिन जैसे ही आप पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो भी है, जैसे आयरन के बारे में भी आपने पढ़ा, तो आयरन भी आपका क्या है, मेटल है। और नॉन मेटल में क्या है आपका CO2। आप आगे जाके पढ़िएगा तो नॉन मेटल बहुत ही कम है, मेटल मैक्सिमम जो है एलिमेंट है वो सारा का सारा मेटल है। तो इसलिए इन जनरल जो भी आपको एलिमेंट मिल रहा है वो मैक्सिमम जो मिलेगा वो मेटल मिलेगा, और नॉन मेटल जो मिलेगा वो बहुत ही कम मिलेगा। जैसे कार्बन है, फिर सिलिकॉन भी आपका आ जाएगा, है ना। तो वो आगे हम लोग को देखना है कि कैसे वो क्या है, कौन मेटल होगा कौन नॉन मेटल है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको और जानेंगे। लेकिन फिलहाल जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग को है कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिड होता है। इसको हमको ध्यान में रखना है। और मैं बताया था कि आपको एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटी आपको क्या है कि लैब में होना है। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि लैब जनरली ज़्यादातर स्कूलों में होता नहीं है, तो एक्टिविटी को सब लोग बुक से मिस करते हैं। लेकिन मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि इस एक्टिविटी को बताऊँ। तो इसके लिए आपको NCERT का ही एक्टिविटी मैंने बताया है। तो ये जो 2.1 एक्टिविटी है, इसमें मेनली रूप से आपको बताया गया है कि कुछ कंपाउंड दिया गया है और बताया गया है कि आप बताएं कि ये जो इंडिकेटर जो हम लोग पढ़े थे उस पे ये क्या बिहेव करता है। तो पहले आप लोग इसमें देख लेते हैं कि जो भी दिया हुआ है उसमें एसिड कौन है और बेस कौन है। तो एसिड के बारे में आप देखिएगा, तो जो जो आपको दिया हुआ है HCl, H2SO4 और HNO3, उसके बाद एसिटिक एसिड अपने आप में ही दिया हुआ है, ये आपको मैंने बताया भी था, CH3COOH। बस उसके बाद जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं जो भी दिया हुआ है यहाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपकी एक्टिविटी में दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो CaOH का होल ट्वाइस, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, उसके बाद हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपका बेस है। तो यहाँ पे मैंने पहले आपको बता दिया कि जो भी आपका एक्टिविटी है उसमें कौन एसिड है कौन बेस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो जो चीज़ बोला जा रहा है उस पर क्या असर होगा, तो आपको दिया गया है जो इंडिकेटर है वो है रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिर आपको फिनोप्थिलीन, उसके बाद आपका दिया गया है, सॉरी एक मिनट ऊपर में लिखना होगा लग रहा है, हाँ, मिथाइल ऑरेंज। तो अब इसमें आप देख लीजिए कि ये एसिड में क्या असर पड़ता है और बेस पे क्या असर पड़ता है, एसिड और बेस में क्या असर पड़ता है। तो आप हम लोग देख चुके हैं कि रेड लिटमस जो है, रेड लिटमस एसिड क्या करता है कि ब्लू को रेड में चेंज करता है, तो रेड को इस पर कोई असर नहीं होगा, है ना। और रेड लिटमस को वो बेस किस में चेंज कर देगा, ब्लू में। ब्लू को आप देखिएगा कि एसिड जो है रेड में चेंज कर देगा और बेस यहाँ पे उस पर कोई असर नहीं डाल पाएगा। जहाँ तक बात है फिनोप्थिलीन का, तो फिनोप्थिलीन जैसे ही फिनोप्थिलीन के ऊपर एसिड डालिएगा तो ये पिंक कलर का हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि ये कोई कंसेप्ट है, लेकिन ये आपको याद रखना है। और बेस डालिएगा तो ये येलो कलर का होगा, है ना। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज में आइए, तो सॉरी ये जो है ना ये मिथाइल ऑरेंज का है, ये मिथाइल ऑरेंज का है कि पिंक और येलो। फिनोप्थिलीन में ये एसिड में कलरलेस रहता है, कोई भी कलर शो नहीं करता है, और बेस में ये पिंक करता है। और यही चार आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, मिथाइल ऑरेंज, रेड लिटमस, ब्लू एंड फिनोप्थिलीन। तो ये आपका प्रैक्टिकल है और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आप अगर इसको यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा तो उस पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आपको डायरेक्टली ये डालना होगा कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन मिथाइल ऑरेंज
एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ बेस, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ऐसे समझना है तो ये जान लीजिए कि ये यही कलर को ये चेंज करेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी, तो 2.2 एक्टिविटी जब आप अपने बुक में देखिएगा तो यहाँ पे आपको बताया गया है वो जो इंडिकेटर हम लोग ने बात किया था, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर, यानी कि जियो अपना ऑर्डर चेंज करके बताता है कि क्या इसमें असर है, जो कि अपना मतलब कि अपना जो स्मेल है उसमें ये चेंज करेगा। तो इसके लिए हम लोग जो जो चीज़ लेते हैं, तो एक तो हो गया कि हम लोग लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जो हम लोग बात कर चुके हैं, ओनियन एक्सट्रैक्ट लेते हैं, ओनियन एक्सट्रैक्ट लेते हैं। फिर हम लोग लेते हैं वनीला, वनीला का क्या लिया गया है, यहाँ पे वनीला का एक नाम दिया गया है, क्या नाम दिया है, डाइल्यूट वनीला एसेंस, मतलब जो उसका स्मेल है। और एक और यहाँ पे लिया गया है क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल। तो इसका फॉर्मेशन कैसे किया वो बताया गया, और जब इसमें हम लोग एसिड और बेस डालेंगे तो ये किस तरीका से इंडिकेट करेगा, इसके बारे में ऐसे हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए कि क्या होता है। तो एसिड में जब आप देखिएगा तो जो भी ओनियन का स्मेल है वो स्मेल जो है मेंटेन रहता है, जो भी स्मेल है वो मेंटेन रहता है, यानी क्या है, नो लॉस ऑफ स्मेल एसिड में। लेकिन जैसे ही उसमें ओनियन एक्सट्रैक्ट में बेस आप डालिएगा तो लॉस ऑफ स्मेल हो जाएगा, कोई भी स्मेल नहीं आएगा आपको, सिंपल। जैसे इसका जो भी स्मेल है ना, ओनियन का हम लोग स्मेल चूंकि जानते हैं, तो इसका जो भी स्मेल है वो स्मेल बेस जब डालिएगा तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा भी स्मेल है वो एसिड डालने के बाद भी वैसा ही मेंटेन रहेगा। वनीला एसेंस में देखिएगा तो वो भी आपका सेम चीज है कि जो आपका एसिड है उसमें जो भी इसका स्मेल है, प्लेजेंट स्मेल, वो मेंटेन रहेगा, वो आपका मेंटेन रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सिमिलरली क्लोव ऑयल का जो भी स्मेल है वो यहाँ मेंटेन रहेगा एसिड में, और बेस में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हम लोग क्या समझे कि एसिड में जो भी ऑर्डर का जो भी इंडिकेटर हम ले ऑर्डर के लिए, तो वो ऑर्डर जो है वो एसिड में मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे ही बेस में जाते हैं वो स्मेल क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि और कौन कौन सा हम लोग को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर एक्टिविटी में बताया गया, ओनियन एक्सट्रैक्ट, वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। देखिए हमको ये नहीं जानना कि इसका स्मेल कैसा है, लेकिन जैसा भी इसका स्मेल है वो एसिड में मेंटेन रहता है और बेस में लॉस हो जाता है। तो हमको अगर दिया जाए कि और भी दो लिक्विड है जिसमें एक एसिड और एक बेस है, तो हम लोग इसको आसानी से जान जाएंगे इससे भी, इस इंडिकेटर से भी। जो ऑर्डर लॉस करेगा जिससे वो बेस होगा, जिससे नहीं करेगा वो एसिड होगा, सिंपल। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.3। तो एक्टिविटी 2.3 जो है ये आपका जो एक्टिविटी है इसमें जिंक के साथ है ना एसिड यानी मेटल का रिएक्शन करवाया गया है एसिड के साथ। तो इसका जो भी आपका यहाँ पे फिगर दिया गया है तो उसको आप ज़रूर बनाइएगा, है ना, फ्री हैंड से भी बना सकते हैं और स्केल के साथ बनाइएगा तो आप उससे ज़्यादा उसमें टाइम दीजिएगा और थोड़ा सा और अच्छे से समझिएगा। तो ये सबसे पहले हम लोग को स्टैंड बनाना है, और इस स्टैंड में ये आपका ये स्टैंड जो है इसमें आप हम लोग क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लगाते हैं। हाँ, तो इसको पहले हम लोग जैसे आपका बुक में दिया आप देख लीजिएगा, ये सिंपल सिंबल है कि हम इसको टाइट कर दिए यहाँ पे, है ना। टाइट करने के बाद ये जो है इसमें एक पाइप लगाते हैं। पाइप का क्या इस्तेमाल होगा, मतलब ट्यूब जो भी है ये यहाँ पे जाके एक बर्तन है उसमें ऐसे करके है, और ये यहाँ पे ऐसे करके ये है यहाँ पे, मतलब है ना। तो ये जो है ये जो सॉल्यूशन है ये सोप सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन सोप सॉल्यूशन क्यों लिया जाता है। और यहाँ पे ये
ऐसे ऐसे करके ये जिंक डाला गया है, जिंक का पीस है, इसको जिंक ग्रेनुअल बोल रहे हैं हम लोग। और ये आपका टेस्ट ट्यूब हो गया, ये टेस्ट ट्यूब हो गया, ये आपका स्टैंड है, ये स्टैंड है, ये आपका डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब है। और ये इसको ऐसा नहीं कि यहाँ पे मतलब केवल ट्यूब को छोड़कर बाकी सब जो है वो यहाँ पे ब्लॉक रहता है, यानी कि केवल ट्यूब के थ्रू ही जाता है। और इसमें फिर हम लोग एसिड डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें हम लोग डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग इसमें डालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जिंक के साथ जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो ये हो गया सॉल्ट, और ये मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है वो इस ट्यूब के थ्रू इस सोप में जाता है। तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस इस सोप में गया, ये क्या करता है कि सोप सॉल्यूशन में ये डिजोल्व नहीं होता है, ये डिजोल्व नहीं होता है, और ऐसे ऐसे करके ये बबल्स के रूप में सोप का बबल्स ऊपर उठता है, और इस बबल्स के अंदर में क्या रहता है, हाइड्रोजन। तो जब कोई फ्लेम बर्नर के थ्रू या मोमबत्ती के थ्रू जैसे भी इसके में हम ले जाते हैं ये फ्लेम को, तो ये पॉप साउंड के साथ जो है ना बर्न करता है, पॉप साउंड के साथ, जो मतलब थोड़ा सा तेजी से बर्न करता है। और इस मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इस आवाज़ में ये बूझ भी जाएगा, लेकिन साउंड के साथ ये बर्न करेगा, जैसे जैसे पटाखा फूटता है ना उस टाइप करके ये निकलता है। तो ये बताता है कि ये यहाँ से जो गैस निकला वो हाइड्रोजन गैस है। सोप सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम लोग क्यों किए, क्योंकि ये क्या करता है कि बबल्स हमको दिखेगा। सोप सॉल्यूशन से ये जब बबल्स निकल के ये निकलेगा गैस के रूप में, तो ये बबल्स हमको दिखेगा, और फिर उसमें हम मोमबत्ती ले जाएंगे, और ये इसमें डिजॉल्व भी नहीं होगा, ये इसके मतलब बबल्स बना बना के निकलेगा। तो इस फिगर को आप अच्छे से बना लीजिएगा, लेकिन जो समझाना है मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, तो एक्टिविटी 2.4। तो एक्टिविटी 2.4 में ये सिंपल जो अभी हम लोग बेस का रिएक्शन देखें नन मेटल के साथ, तो उसके साथ इसका रिएक्शन है, और एकदम सेम जो आपने 2.3 एक्टिविटी में मतलब पिछले एक्टिविटी में जो हमने रिएक्शन किया वही रिएक्शन होगा। Zn में वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग डालेंगे, और एक चीज़ क्या रहेगा कि जो टेस्ट ट्यूब था उसको इस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा फ्लेम देके हीट करना होगा, है ना, थोड़ा सा हमको इसको हीट करना होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम लोग सिमिलरली जैसे 2.3 में किए सेम टू सेम इसमें भी हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट 2.5 एक्टिविटी। तो 2.5 एक्टिविटी में आप देखिएगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो है 2 ट्यूब लें, एक का नाम दें A और दूसरे का नाम दें B, और इस दोनों ट्यूब में जो है आपको बोला जा रहा है कि 2 अलग अलग कंपाउंड लें। इसमें आप लें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इसमें आप लें NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो आपका फिगर है इसका फिगर देख लीजिएगा, ये सिंपल स्टैंड बना के जैसे मतलब ये केवल पार्ट, ये सबको छोड़कर सॉरी जो फिगर है उसमें ये वाला पार्ट, केवल इधर वाले पार्ट को लेने के लिए बोला जा रहा है। तो आप उसको बना लीजिएगा। ट्यूब को ऐसी पहले ट्यूब A को उस तरीके से स्टैंड में लगा के हम लोग कस देंगे, है ना, और इसके ऊपर से हम लोग डाइल्यूट HCl डालते हैं, ठीक है। और डालने के बाद जो आपका हम लोग को गैस मिलता है उस गैस को हम लोग पास कराते हैं मतलब या रिएक्ट कराते हैं लाइम वाटर से। तो हम आपको बताते हैं कि पहले रिएक्शन क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है और HCl है। तो पहले ट्यूब A का रिएक्शन हम लोग करते हैं, तो यहाँ फार्मूला मतलब जो प्रोडक्ट बनता है वो CaCl2 CO2 और प्लस H2O बनता है। तो ये गैस है, CO2 गैस है, इसको हम लोग कलेक्ट करके जब लाइम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो ये मतलब ये बनता है प्रोडक्ट CaCO3 और
H2O। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक ही रिएक्शन आपको कितना बार आ रहा है। चैप्टर 1 में भी आया, ये अभी हमने बेस के साथ जो रिएक्शन बताया नॉन मेटल ऑक्साइड का, तो उसमें भी आया। यानी एक बार अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाए तो वही चीज़ आपको रिपीटेड होगा और उसी से हर चीज़ को समझना है। तो ये जो कैल्शियम मतलब कार्बन हाइड्रोक्साइड है, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये बताता है कि ये जो गैस का फॉर्मेशन हुआ कैल्शियम, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका एक टेस्ट और है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप फ्लेम के पास ले जाएं, फ्लेम के साथ पास ले जाएं, तो ये क्या करेगा, इसको बुझा देगा, इसको बुझा देगा। तो इससे पता चलता है, और ये रिएक्शन मेन इंपॉर्टेंट है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनाता है कि जो गैस निकला वो कैल्शियम कार्बोनेट है। सिमिलरली जब टेस्ट ट्यूब बी को हम टेस्ट ट्यूब ए की जगह पे रखते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो HCl से रिएक्ट करके सेम प्रोडक्ट बनाता है, CaCl2 प्लस H2O, और सेम गैस। इस गैस का भी हम लोग जब पता करते हैं कि ये कौन सा गैस है, उसका जांच करते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि वो कैल्शियम लाइम वाटर के साथ यही रिएक्शन करता है और वो भी इस फ्लेम को बुझा देता है। तो ये जब एसिड का रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है। केवल क्या होता है डिफरेंस कि जब इसको बैलेंस कीजिएगा तो इंटीजर्स जो है मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है प्रोडक्ट में डिफरेंट होता है। तो ये इसी के बारे में आपका एक्टिविटी था, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है आपका 2.6। तो इस एक्टिविटी में क्या है कि इसको थोड़ा गौर से आप देखिएगा। तो इसमें क्या है कि आपको बोला जा रहा है कि NOH को एक टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है। NOH को, सोडियम, सबसे फर्स्ट में क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग टेस्ट ट्यूब में डालें, और उसके बाद डालने के बाद इसमें धीरे धीरे हम लोग फिनोफ्थिलीन को डालते हैं, धीरे धीरे इसमें हम लोग फिनोफ्थिलीन को डालते हैं। तो हमको पता है कि जो फिनोफ्थिलीन है वो आपका इंडिकेटर है, ये बेस है, तो वो जैसे धीरे धीरे इसमें अगर हम ऐड करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप फिनोफ्थिलीन को, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का पिंक कलर हो जाएगा। क्या कलर हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। उसके बाद बोला जाता है कि ये फिनोफ्थिलीन को डालना बंद करके अब हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl को डालें। तो जैसे ही HCl को हम डालेंगे तो HCl क्या करेगा कि NOH से रिएक्ट करके NaCl और H2O बनाएगा, यानी कि सॉल्ट बनाया। तो सॉल्ट जब बना दिया तब क्या होगा कि NOH का असर जो है कम हो रहा है, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट में बनते जाता है। और धीरे धीरे जब पूरा का पूरा NOH खत्म हो जाएगा तो इसका कलर हो जाएगा कलरलेस। तब इसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो फिर क्या बोला जा रहा है कि फिर से आप उसमें NOH को डालें। तो जब फिर एक बार इसमें हम NOH को डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि फिर से पिंक कलर जो है वो जो है रीअपियर हो गया है। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को समझ गए कि किस तरीका से न्यूट्रलाइज करके, देखिए कलर से पता चल रहा है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। पूरा का पूरा जब कलरलेस हो जाएगा तब आप समझिएगा कि जितना भी बेस था वो सारा न्यूट्रलाइज हो गया। तब आप एसिड डालना बंद कर देंगे, है ना, क्योंकि फिर आप जब एसिड ज़्यादा डाल दीजिएगा तो जो एसिड का आपका असर ज़्यादा हो जाएगा, और जो आपका मतलब कलर है एसिड में जो फिनोफ्थिलीन का कलर होता है वो आ जाएगा। और एसिड में क्या कलर होता है इसका, तो ये कोई कलर नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस, मतलब पूरा का पूरा पिंक खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फिर उसमें आप बेस डालिएगा तो फिर वो पिंक आ जाएगा। अब एक्टिविटी 2.7। तो 2.7 में बोला जाता है कि कॉपर ऑक्साइड को बीकर में रख के उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला जाए। तो जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला जाता है तो वो हो जाता है CaCl2 प्लस H2O, क्योंकि हमको पता है कि मेटल का ऑक्साइड किस तरीके से बिहेव करता है, बेस। तो जैसे ही ये प्रोडक्ट बनेगा और ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CaCl2 ये जो कलर है ये कलर आपको दिखने लगेगा ब्लूइश ग्रीन। कैसा कलर दिखेगा, ब्लूइश ग्रीन। और ये जैसे ही ब्लूइश ग्रीन कलर एपियर होने लगेगा तब आप समझिएगा कि ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होने पे
आ गया। इसको भी आप एक बार यूट्यूब पे देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एनी एसिड, तो वो आपको दिखा देगा विथ वीडियो। तो ये जो एक्टिविटी 2.7 जहाँ तक कि अभी तक हम लोग को पढ़ना था, तो उसको मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस एक्टिविटी को जरूर आप जानें और इसको पढ़ें, क्योंकि ये एक्टिविटी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर जानें। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं और इसमें हम लोग को क्वेश्चंस डिस्कस करना है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ये आपका एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और ये पेज नंबर है आपका 18 में। एक मिनट, सॉरी, पेज 18 में। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर एंड द अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ यू आर गिव रेड लिटमस पेपर, ओनली रेड लिटमस, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ द एच टेस्ट ट्यूब। तो देखिए टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी है, ए बी और सी। किसमें क्या है हमको पता नहीं है। हमको क्या पता है, दिया क्या गया है, हम लोग को दिया गया है रेड लिटमस, रेड लिटमस। तो समझिए, मान लीजिए कि ऑप्शन ए, मैंने ए को इस पे डाला, तो ये मान लीजिए कि कलर चेंज कर दिया, ये कलर चेंज कर दिया ब्लू। तो अगर ये कलर चेंज ब्लू कर दिया तो ए में क्या हो गया, ए में बेस है, ठीक है। तो किसी में भी, मतलब मेरा कहना यह है कि देखिए जिसमें भी वाटर होगा वो इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा और एसिड भी नहीं डालेगा, तो कोई एक में तो जरूर बेस है। तो बेस जिसमें भी है वो इसके कलर को चेंज कर देगा ब्लू। तो ये क्लियर हो जाएगा कि बेस किस में है। तो मैंने ए को माना, आप बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं। तो चलो एग्जांपल, मैंने बी को मान लिया कि इसमें बेस था, ठीक है, ए में नहीं है, बी से कलर चेंज हुआ तो बी में बेस हो गया। तो अब हमारे पास 2 ट्यूब बचेगा, ये हमारा क्लियर हो गया कि बी में बेस है। 2 ट्यूब बचा हुआ है ए और सी। अब होगा क्या कि हमारे पास ये रेड लिटमस प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ 2 चीज हो सकता है, या तो हमारे पास चूंकि बोला गया रेड लिटमस तो केवल रेड लिटमस का ही यूज करना है, और नहीं तो अगर ये रेड लिटमस जो हमारे को दिया गया था वो ब्लू चेंज हो गया तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग लेके चलते हैं कि जो रेड लिटमस है केवल वही प्रेजेंट है। तो अब हम क्या किया कि हमको पता है कि बी में बेस है, तो हम इसको दोनों में मिला दिए। तो देखिए मिला देने के बाद क्या होगा कि जिस किसी में भी वाटर है तो उसमें बेस ही रह जाएगा। तो मान लीजिए सी में वाटर या जिसमें भी वाटर है बेस ही रह जाएगा, क्योंकि वाटर मिलाने से वो डाइल्यूट होगा, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप एसिड में मिलाइएगा तो वो हो जाएगा न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर जब आप डालिएगा तो जो न्यूट्रल है वो कोई असर नहीं डालेगा, और बेस जैसे ही फिर डालिएगा तो वो उसको चेंज कर देगा ब्लू। तो क्लियर हो जाएगा कि जो सी है उसमें वाटर है और जो ए है उसमें एसिड है। ये हमारा क्लियर हो जाएगा। और फिर से अगर हम ये ले लें कि मान लीजिए कि ये रेड ब्लू में चेंज हो गया और हमारे पास एक ही लिटमस पेपर था, तो रेड से जब ये ब्लू हो गया तो इन दोनों में से किसी में भी, मतलब ए या सी, किसी में भी एसिड होगा वो इसको फिर से चेंज कर देगा रेड। तो जब हमको पता चल जाएगा कि मान लीजिए ए में एसिड है तो वो रेड चेंज कर दिया, तो ए एसिड जो बच गया वो क्या होगा, वाटर। या तो वो चेंज करेगा या तो कोई असर नहीं डालेगा। तो जो असर नहीं डालेगा वो वाटर और जो चेंज करेगा वो रेड। तो दोनों तरीका से, यानी कि केवल रेड लिटमस है तो इस तरीका से करेंगे, और केवल एक ही रेड लिटमस है, चूंकि यहाँ क्लियर नहीं किया, ओनली रेड लिटमस बोला गया, 1 नहीं बोला गया, इसलिए मतलब हमारे पास रेड लिटमस ज़्यादा है। लेकिन अगर ओनली 1 मान के चलते हैं तो इस तरीका से, और नहीं तो फिर बेस को मिला के ये हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया व्हाई शुड कर्ड सोर्स सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर। तो देखिए आप समझ लीजिए, ब्रास और कॉपर जो है, मतलब ये क्या है, ये तो आपका एलॉय है। तो एलॉय भी तो मेटल का ही मिक्सचर होता है ना, एलॉय मिक्सचर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये 9th में आप लोग को पढ़ना था। और ये कॉपर हो गया, और ये जो एलॉय होता है, ये ब्रास जो है ये जिंक और कॉपर का बना हुआ है, तो मेटल है। और हम लोग जानते हैं कि मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा,
और कर्ड हो या सॉ टेस्ट का कोई भी सब्सटेंस हो उसमें एसिड प्रेजेंस रहता है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का, ये हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए हमको मेटल के वेसल्स में एसिड को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि देखिए जो सॉल्ट है, हम लोग को जो सॉल्ट खाना है वो क्या है, NaCl खाना है, ना कि कोई भी सॉल्ट हम लोग खा लें, वो हमारे बॉडी को सूट नहीं करेगा। तो यही कारण है कि हम लोग जो है ब्रास और कॉपर में एसिड को नहीं रखते हैं। नेक्स्ट, विच गैस इज यूजुअली लिबरेट व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। तो ये हम लोग जानते हैं कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस। ये अभी हम लोग ऊपर में पढ़े। इलिस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल, तो दे दीजिए Zn प्लस HCl, ये बन गया ZnCl2 एंड प्लस H2। देखिए ये आसानी से जो मैं रिएक्शन लिखता हूँ वो इस लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये Zn का +2 होता है और Cl का -1 होता है, और ये इससे रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव करता है निगेटिव से, तो ZnCl2 प्लस H2। तो आपको मैंने जो पहला ही वीडियो जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लास 9th का आप याद कर लें, पेज नंबर शायद 37 था, जो पॉजिटिव आयन है निगेटिव आयन्स वो हमेशा आपको काम आएगा। और कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा जनरली आपके क्लास तक में, तो वो आपका मेनली रूप से पॉजिटिव और निगेटिव आयन्स बना के ही होगा। और अगर आपको उसका वैलेंसी याद रहेगा तो आप आसानी से प्रोडक्ट बना लीजिएगा। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। एंड हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, तो हम लोग देखे थे कि इसको सोप सॉल्यूशन से हम लोग पास करवाएंगे, चूंकि एक्टिविटी में हम लोग देख चुके हैं। और सोप सॉल्यूशन से जब वो बबल्स आएगा और उसमें जब हम फ्लेम को ले जाएंगे तो वो पॉप के साउंड के साथ जलेगा, एक्सटिंग्विश होगा, तो इससे पता चल जाएगा कि ये H2 गैस, हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मेटल कंपाउंड A रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई भी मेटल का कंपाउंड है, याद रखिएगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एवरसेंस, मतलब बुलबुला प्रोड्यूस हो रहा है ना, वाटर में बुलबुले को एवरसेंस बोलते हैं। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, यही गैस क्या किया कि बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर दिया, बुझा दिया गया। जैसे हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं ना, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है कि आग को बुझाने के लिए जो यूज करता है उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। तो एक्सटिंग्विशेंस मतलब बुझा देना, तो बर्निंग कैंडल को बुझा दिया। तो जिस गैस से ये बर्निंग कैंडल बुझा तो वो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। तो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए ये कैल्शियम क्लोराइड, तो हम लोग इतना एग्जाम्पल देख चुके हैं कि हम लोग को पता है कि CO2 जो है वो गैस को एक्सटिंग्विश कर देगा, है ना, जो भी बर्निंग कैंडल है। तो कहाँ पे ये बना था, तो ये बना था कब, कार्बोनेट में, है ना। वो कब बना था, जब हम लोग कार्बोनेट बनाए थे तब, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, तो यानी कि जो प्रोडक्ट होगा, जो कंपाउंड है A, वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट में से कोई होगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, जो ये बोल रहा है रिजल्ट, इसी यहीं से आंसर हम लोग को मिल गया। और यहाँ पे हिंट मिल गया था कि जो CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि H2 गैस का फॉर्मेशन होता है मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है, तो वो तो होगा नहीं, और वाटर, तो यही इसका रिएक्शन होगा, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट होगा या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया था कि मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक्टिविटी डिस्कस करूंगा और बेस के साथ रिएक्शन मैंने वो ख़त्म किया। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा तो उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेन थ्योरी विद द हेल्प ऑफ, मतलब नेक्स्ट में भी मैं आपको 3 एक्टिविटी बताऊंगा और उसी के थ्रू जो थ्योरी है उसको क्लियर करूंगा। फिर से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 1 to 6 पेज नंबर 25 का, और प्रॉब्लम करूंगा एक्सरसाइज का 5th का। तो ये 3 चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तब तक इसको देखिए, इसको पढ़िए, बुक को जरूर पढ़िए। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि NCERT का एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको आना चाहिए। एक चीज समझ लीजिए, जो भी रेफरेंस बुक होता है उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टिगर, फिगर्स और बहुत नोट्स अच्छे से दिए रहते हैं, ये क्योंकि उनको वो मार्केटिंग करना, उनको बेचना रहता है। लेकिन NCERT क्या है कि ये गवर्नमेंट पब्लिश करता है दिल्ली से। ये इसके राइटर्स 12-13 राइटर्स मिल के एक बुक को लिखते हैं। जब भी आप इसको देखिएगा तो ये टॉपिक वाइज लिखा रहता है, जबकि रेफरेंस बुक आप देखिएगा कि एक एक सिंगल राइटर लिखा रहता है। तो उनको मार्केटिंग करना है, जबकि इनको बच्चों को सिखाना है। तो सबसे पहले आप इसको जानिए, और अगर आप ये जान जाइएगा तब आपको अगर टाइम है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, इसके लिए मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन सबसे पहले NCERT जरूर क्लियर कीजिए। धन्यवाद।